छत्रपति शिवाजी महाराज भारत का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान योद्धा जिसकी बहादुरी, कूटनीति और प्रशासनिक समझ ही उनकी पहचान थी। एक ऐसा सम्राट जिसको छत्रपति के ताज से नवाजा गया। शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए छोटे मोटे राजाओं से जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि उन्हें बीजापुर और मुगलिया जैसी सल्तनतों से लोहा लेना पड़ा था। बीजापुर और मुगलिया सल्तनत के कई सेनापतियों को उन्होंने धूल चटा दी थी और वे अपने आखिरी समय तक औरंगजेब जैसे क्रूर और ताकतवर शासक से लोहा लेते रहे। उनकी रणनीति के सामने मुगलिया सल्तनत बिल्कुल पस्त हो गई थी। उन्होंने कई बार औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे किए। दक्षिण में मुगलिया सल्तनत का विस्तार करने की सोच रखने वाले औरंगजेब को कभी भी शिवाजी ने चैन से नहीं रहने दिया। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत से न केवल उन्होंने मराठाओं को आजादी दिलाई, बल्कि बाद में खुद मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों पर अपना कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज भारतीय नौसेना के जनक थे, जिन्होंने कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण कराया। एक तरफ वे लोगों के लिए हिंदू हृदय सम्राट हैं, दूसरी तरफ उन्हें मराठा गौरव का भी तमगा दिया जाता है। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अब सवाल यह है कि एक छोटी सी सेना रखने वाले शिवाजी ने कैसे मुगल साम्राज्य और आदिलशाही सल्तनत को हिला के रख दिया। कैसे उन्होंने औरंगजेब जैसे शासक को अपनी रणनीति और कूटनीति के कौशल से झुका के रख दिया था, और आखिर उन्हें क्यों छत्रपति के ताज से नवाजा गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों के जवाब ही आपको देंगे। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सच्चे सनातनी हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी के किले में माता जीजाबाई और शादी राजे भोसले के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया शिवाजी। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल शिवाजी की माता जीजाबाई ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शिवई की पूजा की थी और इसीलिए देवी शिवई के नाम पर ही शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था, लेकिन प्रशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण उनको छत्रपति शिवाजी की उपाधि दी गई। उनके पिता शादी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में एक बड़े अधिकारी थे और इसी कारण शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया। शिवाजी एक कुशल सैनिक और कुशल मराठा प्रशासक थे। उन्हें जंग की ट्रेनिंग और प्रशासन की समझ दादोजी ने दी, जो कि बीजापुर सल्तनत में एक जनरल के पद पर तैनात थे। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो उस समय पर पश्चिमी भारत में 3 इस्लामी सल्तनतें हुआ करती थी और इन तीनों सल्तनतों के प्रमुख आपस में लड़ते रहते थे। और इसके अलावा मुगल सल्तनत का पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में लेने का सपना था और वे इनको अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डालते थे ताकि दक्षिण भारत में मुगलों का वर्चस्व कायम हो जाए। और इस समय दिल्ली में शाहजहां का शासन था और 1636 में शहजादे औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया और सूबेदार बनते ही सबसे पहले औरंगजेब ने बीजापुर के ऊपर हमला कर दिया और मुगलों के बाद में आदिलशाही सल्तनत को कमजोर करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ शिवाजी छोटी सी उम्र में ही कमाल कर रहे थे। वो युद्ध की रणनीतियां बनाने में माहिर हो रहे थे। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भी छापेमारी युद्ध कौशल में महारत हासिल कर रखा था। महज 13 साल की उम्र में तोरना के किले पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवा दिया था। 1646 में सुल्तान आदिल शाह बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी के चलते बीजापुर की सल्तनत और ज्यादा कमजोर हो गई। और इस वक्त का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने तोरना के किले पर धावा बोला और कब्जा कर लिया। वहां मिले बड़े खजाने को शिवाजी ने जब्त कर लिया और यह बीजापुर के सुल्तान को शिवाजी की तरफ से मिला हुआ पहला तगड़ा झटका था। शासक की कमजोरी की वजह से बीजापुर अराजकता का शिकार हो चुका था और इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए सामंतों ने अधिकतर किलों पर अपना अधिकार जमा लिया था। शासक को कमजोर होता देख शिवाजी ने मराठों को संग्रहित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। और अगले 2 सालों में शिवाजी ने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिनमें पुरंदर और कोंडना जैसे वो किले शामिल थे, जो किले बीजापुर के सबसे मजबूत किले माने जाते थे। और इसके बाद में शिवाजी ने राजगढ़ के किले पर भी अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद शिवाजी ने पश्चिम की ओर कोंकण की ओर रुख किया और कल्याण के एक अहम शहर पर कब्जा कर लिया। और लगातार हो रही इन घटनाओं ने आदिलशाही सल्तनत में खलबली पैदा कर दी। आदिल शाह के सामने शिवाजी को बंदी बनाने और उन पर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी।
लेकिन ये वो दौर था जब शिवाजी के आतंक से आदिल शाह पूरी तरह से आतंकित हो चुका था। आदिल शाह शिवाजी को बंदी तो नहीं बना सका, लेकिन उनको नियंत्रण में लाने के लिए उसने एक दूसरी चाल चली। 1648 में आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार करवा दिया और यह सूचना जैसे ही शिवाजी को मिली तो शिवाजी आग बबूला हो उठे। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लिया और छापेमारी करके अपने पिताजी को मुक्त करा लिया। 1649 से लेकर 1655 के दौरान शिवाजी ने अपनी विजय यात्रा पर खुद से ही लगाम लगा दी और अब तक ली हुई अपनी बढ़त को वे चुपचाप रहते हुए और मजबूत करने में जुट गए और यह भी उनकी रणनीति का ही एक हिस्सा था। और इसका यह नतीजा हुआ कि शिवाजी फिर से एक मजबूत योद्धा बनकर उभरे। 1656 में उन्होंने जावली की घाटी पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी को दक्षिण महाराष्ट्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अब वो समय आ गया था जब बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी थी। बीजापुर की बड़ी रानी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों को ललकारते हुए ये कहा कि क्या हमारे दरबार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस शिवाजी को रोक सके। और इसके जवाब में बीजापुर के सबसे बड़े लड़ाके अफजल खान ने हामी भरी और उसने शिवाजी को मारने का बीड़ा उठाया। एक इतिहासकार लिखते हैं कि अफजल खान ने डीगे हाँकते हुए दरबार में ये तक बोला कि शिवाजी कौन है, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं, मैं उसको जब कैद करके लाऊंगा तो अपने घोड़े से उतरूंगा तक नहीं। असल में अफजल खान की शिवाजी के परिवार से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले और अफजल खान दोनों ही बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे और शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले को एक समय पर अफजल खान ने ही कैद किया था और उन्हें वह जंजीरों में जकड़ के बीजापुर तक ले गया था। और शिवाजी और माता जीजाबाई का यह मानना था कि शिवाजी के बड़े भाई की मृत्यु में भी अफजल खान का ही हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खान की एक ऐसी छवि थी कि जिसने उनके पिताजी को जंजीरों में कैद किया और उसके बड़े भाई को मारा हो। और ऐसे में जब शिवाजी को मारने का अफजल खान ने बीड़ा उठाया तो उनके बीच कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ और 10 नवंबर 1659 को दोनों ही लोगों की मुलाकात तय हुई। और इस मुलाकात में शिवाजी को अफजल खान ने अपनी बाहों में लेकर जकड़ लिया और उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन शिवाजी इतने वीर थे कि उन्होंने इसको पहले ही भांप लिया था और उन्होंने अपने हाथों में बाघ के नाखून यानी कि बाघनख छुपा रखा था और शिवाजी ने अपने बाघनख से प्रहार करके अफजल खान को मौत की नींद सुला दिया और अपने सेनापति को मरा पाकर अफजल खान की सेना वहां से वापस भाग पड़ी। उधर 1656 में बीजापुर में आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने वहां पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब को बीजापुर पर हमला करने की पेशकश की और इसके बदले शिवाजी को शिवाजी के कब्जे वाले गांव और शिवाजी के कब्जे वाले किलों पर मान्यता की औपचारिक सहमति मिल गई। और इस दौरान मुगलों और शिवाजी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे। लेकिन अगले ही साल यानी कि 1657 में शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस खबर को सुनते ही औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने शाहजहां की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, औरंगजेब ने फरवरी 1658 में खुद को सम्राट भी घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, मई 1658 में साबूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को औरंगजेब ने बुरी तरह से हरा दिया। मतलब यह है कि मुगलिया सल्तनत पर पूरी तरह से औरंगजेब का कब्जा हो गया। औरंगजेब ने शाहजहां को सत्ता से बेदखल कर दिया और उसको कैद में डाल दिया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसका पूरा ध्यान उत्तर भारत की अपनी रियासतों पर था। और इसी वजह से मुगलों के हाथ से दक्षिण भारत पूरी तरह से निकल गया था। और इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने मुगल इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। अहमदनगर और रेसिंग के दुर्ग पर भी शिवाजी ने धावा बोल दिया और इसी वजह से औरंगजेब और शिवाजी के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। औरंगजेब ने जब उत्तर के राज्यों पर अपनी पकड़ बना ली तब उसने दक्षिण के बारे में सोचा, लेकिन उस वक्त तक शिवाजी दक्षिण के 40 दुर्गों पर अपना कब्जा जमा चुके थे। और ऐसा नहीं था कि मुगलिया सल्तनत दक्षिण से बिल्कुल बेखबर थी। मुगल सैनिक पूरे दक्षिण भारत में भी जगह जगह फैले हुए थे, लेकिन शिवाजी के शानदार युद्ध कौशल से वो भी बेबस हो गए थे। शिवाजी पहाड़ी किलों को अपनी युद्ध नीति का मजबूत स्तंभ मानते थे। वे हर किले के अंदर एक ही रैंक वाले 3 अधिकारियों को नियुक्त करते थे ताकि अगर उन तीनों में से अगर एक दुश्मन से मिल भी जाए तो किले को आसानी से फतेह नहीं किया जा सके। गुरिल्ला तकनीक उनकी युद्ध नीति की एक मजबूत कड़ी थी। शिवाजी हमेशा छोटे छोटे गुटों में मिलकर दुश्मन पर हमला किया करते थे और हमला करने के बाद शिवाजी और उनकी सेना तुरंत गायब भी हो जाती थी और जाकर किसी पहाड़ के दुर्ग में छुप जाती थी। शिवाजी ने एक ताकतवर नौसेना भी बनाई हुई थी
क्योंकि शिवाजी जानते थे कि कोंकण के तट पर अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूत नौसैनिक शक्ति हासिल करनी थी। लिहाजा उन्होंने 1657 में ही एक मजबूत नौसेना का निर्माण कर लिया और इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जयगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग तथा अन्य कई स्थानों पर अपने नौसेना किलों का निर्माण कराया। उस जमाने में भी उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी हुआ करते थे और मराठी इतिहासकारों का दावा है कि उनके बेड़े में करीब 400 युद्धपोत हुआ करते थे। दक्षिण भारत में धीरे धीरे शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य मजबूत होता चला गया और उधर औरंगजेब भी शिवाजी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और उसने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और 1.5 लाख की सेना के साथ शाइस्ता खान को पुणे भेजा। शाइस्ता खान करीब 3 वर्षों तक मावलों में लूटपाट करता रहा और शाइस्ता खान की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए शिवाजी ने अप्रैल 1663 में उस पर हमला कर दिया और इस हमले में शाइस्ता खान की 4 उंगलियां तक कट गईं और उसके बेटे अब्दुल फतेह को मराठाओं ने मौत की नींद सुला दिया और इस समय तक शिवाजी का खजाना लगभग खत्म हो चुका था। अपने खत्म हुए खजाने को पुनः भरने के लिए सन 1664 में शिवाजी ने बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया। सूरत मुगलों के लिए एक समृद्ध और मुनाफे वाला शहर हुआ करता था और सूरत से लूटे हुए खजाने को शिवाजी ने अपने राज्य के विस्तार में लगाया और अपनी सेना को मजबूत किया। सेना को मजबूत करके और शिवाजी पूरी तरह से मजबूत हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका हम दूसरा भाग लेकर आएंगे, उसमें बाकी आगे की जानकारी देंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, जब तक के लिए नमस्कार।